हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डी पाठशाला यानी कि डीएलएड पाठशाला बच्चों। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पढ़ रहे थे डीएलएड बीटीसी का फर्स्ट सेमेस्टर का शिक्षण अधिगम। इससे पहले हम लोगों ने बाल विकास और कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। शिक्षण अधिगम हम लोग स्टार्ट किए थे कल सुबह दोपहर 12 बजे आपकी क्लासेस रहती है इसकी। और शाम को थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस रहती है, ठीक है। सोशल साइंस की, सामाजिक विज्ञान। तो बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीपी पाठशाला पे हम लोग डीएलएड बीटीसी की पढ़ाई करवाते हैं, बिल्कुल ही आसान भाषा में और एकदम एग्जाम के हिसाब से। चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों को सटीक, सरल और पूरी तरह से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें। हमारे टेलीग्राम चैनल डीएलएड पाठशाला को ज्वाइन करें। वहां पे आपको नोट पीडीएफ सारे फ्री में मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले हम लोग रिवाइजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम लोग रिवाइज, चलो बच्चों रिविजन कर लेते हैं। कल हमने पढ़ा शिक्षण यानी टीचिंग, ठीक है। क्या अर्थ होता है, पेन उठाते हैं पहले हम लोग। और पढ़ाना या शिक्षा देना या ज्ञान देना। द्विमार्गीय प्रक्रिया यानी शिक्षक और शिक्षार्थी इसमें होते हैं। विचारों का आदान प्रदान होता है। अनंत क्रिया का माध्यम पाठ्य वस्तु है यानी बुक है, ठीक है, बुक है। शिक्षक द्वारा छात्र को ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना है। शिक्षण की परिभाषाएं हमने देखी, कौन कौन से महान लोगों ने उसको शिक्षण की परिभाषाएं डिफिनेशन दिया। बीओ स्मिथ ने बोला था कि सीखने की उत्सुकता जागृत करने वाली क्रिया विधि है आपका शिक्षण, ठीक है। रायबर्न ने क्या कहा था, शिक्षा के 3 बिंदु होते हैं, शिक्षक, बालक और पाठ्य पुस्तक के बीच में संबंध होता है, ठीक है। क्लर्क ने क्या बोला था, बालकों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु निर्मित प्रक्रिया होती है शिक्षण। शिक्षा के क्षेत्र एवं प्रकृति के बारे में हमने देखा कि सुदोषीय प्रक्रिया यानी विधि विशिष्ट उद्देश्य होता है, यानी ऑब्जेक्टिव होता है, उसका एम होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है बच्चों। अनंत प्रक्रिया है यानी शिक्षक व शिक्षार्थी दोनों जरूरी होते हैं। विकासात्मक प्रक्रिया है यानी बालक का सर्वांगीण विकास होता है, यानी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। व्यवहार परिवर्तन, उसका बिहेवियर चेंज होता है, एटीट्यूड चेंज होता है। भाषा संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का कार्य करती है। ज्ञान प्रत्ययों सिद्धांतों का बोध भाषा से, समझे। समायोजन के समायोजन के योग्य बनाता है, यानी एडजस्ट करना सिखाता है। क्या करना है, एडजस्ट करना आपको सिखाता है वातावरण के हिसाब से। समाज में अनुकूलन यानी एडेप्टेशन और समस्याओं का समाधान पहुंचाता है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर हमने पढ़ा था शिक्षण की आवश्यकता और महत्व के बारे में, जैसे ज्ञान प्रदान करना, छात्रों के व्यवहार और मनोवृत्तियों में परिवर्तन करना, मानसिक शक्तियों का विकास करना, बालक का सर्वांगीण विकास और भावी जीवन के लिए तैयारी, यानी आगे के जीवन के लिए तैयारी। क्रियाशीलता, संगठन क्षमता और व्यवहारिक गुणों का विकास, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रिया पक्ष का विकास। शिक्षा प्रक्रिया के प्रति उत्सुकता जागृत करना, सृजनात्मक शक्ति का विकास करना, यानी क्रिएटिव वाला विकास करना, और नवीन ज्ञान चिंतन और आविष्कार वगैरह, ये सारी चीजें। छात्रों का मार्गदर्शन और उपयुक्त रास्ता चुनने की क्षमता का विकास करना, और एक संपूर्ण मानव का निर्माण करना, ठीक है बच्चों। ये था आपका शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व, समझ में आया था ना। चलो अब हम आज की क्लास पढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, ठीक है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि जब तुम अपने दोस्तों से बात करते हो या टीचर तुम्हें कुछ समझाते हैं तो यह कैसे होता है, समझे। यही तो आपका संप्रेषण है, मतलब टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो बातचीत होती है, यही तो आपका संप्रेषण है, कम्युनिकेशन है। या आप अपने दोस्तों से जो करते हो वही तो कम्युनिकेशन है। संप्रेषण शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिकेशन से आया है, और कम्युनिकेशन शब्द लैटिन भाषा की कम्यून शब्द से बना है, समझे। तो किस वर्ड से बना है, लैटिन भाषा की कम्यून वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है कॉमन या सामान्य विचार, यानी कॉमन आइडियाज को शेयर करना, एक दूसरे से क्या करना, सामान्य विचारों को शेयर करना, ठीक है। अगर दोनों में कॉमन नहीं रहेगा तो बातचीत कहाँ होगी। अगर दो व्यक्ति में बातचीत करना है तो एक दूसरे के अकॉर्डिंग आपको कॉमन चीजें पे बात करनी पड़ेगी, वरना अगर अगेंस्ट में बात करोगे तो बहस हो जाएगी, फिर कम्युनिकेशन आपका होगा ही नहीं, ठीक है। तो संप्रेषण दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच अपने विचारों यानी आइडियाज और जानकारियां यानी सूचनाएं वो एक दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। यह बातें हम बोलकर, मौखिक या लिखकर, रिटर्न इशारों से यानी संकेत से या किसी और तरीके से कर सकते हैं, समझिए। तो संप्रेषण क्या है, या तो आप लिख सकते हैं, या तो आप बोल सकते हैं, या तो इशारे से आप समझा सकते हैं, या फिर और भी कोई अगर तरीका है तो उससे आप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं संप्रेषण क्या होता है। आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखते हैं संप्रेषण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण एक गोल पहिया की तरह होता है। क्या होता है? गोल पहिए की तरह होता है, जिसमें कई हिस्से होते हैं। क्या होते हैं? कई सारे हिस्से होते हैं। देखो कई सारे ऐसे आपके हिस्से हो गए, ठीक है, संप्रेषण के। इसमें कौन कौन से हिस्से आते हैं? पहले आता है प्रेषक। प्रेषक यानी सेंडर, जब वह व्यक्ति होता है जो संदेश भेजता है और अपनी बातें कहता है, ठीक है। तो जो व्यक्ति अपना संदेश भेज रहा है या अपनी बातें कह रहा है वो आपका हो गया प्रेषक। दूसरा होता है संदेश। अब जो बातें कह रहा है वो संदेश हो गया, जो मैसेज होती है, जब वह बात या जानकारी होती है जिसे प्रेषक भेजना चाहता है, ठीक है। जो जानकारी होती है, इंफॉर्मेशन हो गया, तो सारी चीजें आपके संदेश में आ गई। तीसरा आता है माध्यम यानी मीडियम, किस तरीके से वो जा रहा है। तो यह वह तरीका होता है जिससे संदेश भेजा जाता है, जैसे बोलना, लिखना, फोन, टीवी। जैसे बोल करके आप एक अपने विचार को दूसरे को बता सकते हैं, प्रेषक संदेश दे सकता है, ठीक है। लेखन, लिख करके, फोन से, टीवी से, ये सब माध्यम से, ये इसको क्या बोलते हैं? माध्यम बोलते हैं। फिर आता है ग्राही यानी रिसीवर, जब वह व्यक्ति होता है जो संदेश को प्राप्त करता है और समझता है। क्या होता है? रिसीवर यानी जो संदेश को लेता है, ठीक है। प्रेषक भेजता है, ग्राही लेता है। फिर आता है प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि क्या होता है? फीडबैक। यह तब होता है जब ग्राही यानी ग्राही संदेश को समझने, ग्राही मतलब क्या? रिसीवर संदेश को समझने के बाद प्रेषक को जवाब देता है। अब देखो एक व्यक्ति ए है और दूसरा, ये मान लो राम है, ठीक है। ये राम है और इधर श्याम है, ठीक है। अब राम श्याम को कुछ बताएं कि हम मार्केट में चलो घूमने के लिए, चलो पार्क चलते हैं घूमने के लिए। तो ये अपना जो पार्क चलते हैं घूमने के लिए, आपका क्या संदेश हो गया। राम क्या आपके प्रेषक हो गए और माध्यम आपका क्या हो गया? ये माध्यम बोल करके जा रहा है, ठीक है। तो ये माध्यम हो गया और श्याम आपका क्या है? ग्राही है। अब श्याम बोलेगा कि भाई शाम को 6 बजे नहीं 8 बजे चलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये फीडबैक दिया है। तो रिसीवर जब अपना इंफॉर्मेशन ले करके अगर कोई फीडबैक देता है या जवाब देता है तो उसे ये आपका प्रतिपुष्टि कहते हैं, समझे। जिससे प्रेषक को पता चल जाता है सेंटर को कि उसकी बात समझ गई है या नहीं, ठीक है। समझ गए बच्चों प्रेषक की प्रक्रिया क्या होती है? समझ में आया? बच्चों हम बता दें, आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल DLED_पाठशाला को ज्वाइन कर दें। हमारे इंस्टाग्राम ID DP.पाठशाला को भी ज्वाइन कर ले। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट रहा करे एग्जाम से रिलेटेड, कोई भी नोट, कोई भी चीज से डाउट दिक्कत रहा करे, तो यहाँ पे आप फॉलो कर लें, मैसेज करें हमें, हम आपको सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं संप्रेषण की परिभाषाएं। अब जो कुछ मुख्य लोग थे, जो बड़े लोग थे, उन्होंने संप्रेषण का कुछ डिफिनीशन दिया, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। डिफिनीशन ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो एंडरसन के अनुसार, एंडरसन ने क्या कहा? संप्रेषण एक गत्यात्मक यानी डायनामिक प्रक्रिया, क्या गत्यात्मक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में ही दूसरे को सोचने के तरीके को औजारों या तरीकों से प्रभावित करता है, ठीक है। तो संप्रेषण, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब है कि जब हम बात करते हैं तो हम दूसरे के दिमाग पर असर डालते हैं। क्या करते हैं? दूसरे के दिमाग पर असर डालते हैं, समझे। तो एंडरसन के अनुसार संप्रेषण एक गत्यात्मक यानी डायनेमिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति जानबूझकर या अनजाने में ही दूसरे के सोचने के तरीके, संज्ञानात्मक ढांचे, ठीक है, जिसको कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, को औजारों या तरीकों से प्रभावित करता है। इसका मतलब है कि जब हम बात करते हैं तो हम दूसरे के दिमाग पर असर डालते हैं। क्या करते हैं? दूसरे के दिमाग पर असर डालते हैं। यही इसका कहने का मतलब था एंडरसन का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यूमैन एंड समर, इन्होंने क्या कहा था? इनके अनुसार संप्रेषण 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों द्वारा विचार, तथ्यों, भावों अथवा भावनाओं का आदान प्रदान करने की कला है। क्या है? संप्रेषण 2 या 2 से ज्यादा व्यक्तियों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान, फैक्ट्स यानी तथ्य, भाव यानी फीलिंग्स अथवा भावनाओं, इमोशंस का आदान प्रदान करने की कला है। यानी इसका मतलब क्या हो? यानी अपनी बातें, सच्ची बातें और भावनाएं एक दूसरे से बांटना ही संप्रेषण है। क्या है? संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन है, समझे। न्यूमैन का समझ के आगे चलते हैं। अब एडगर डेली ने क्या कहा था? संप्रेषण विचार विनिमय की मनोदशा में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने या समझने की प्रक्रिया है। मतलब इनका कहने का मतलब क्या था कि एक दूसरे के मन की बातें और भावनाओं समझना ही आपका क्या है? संप्रेषण होता है। मतलब अगर आप किसी की भावनाएं, किसी की मन की बात अगर आप समझ पा रहे हैं, जो वो बात कर रहा है, तो वो क्या है? ये आपका संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन है बच्चों, समझे। कम्युनिकेशन है, समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो ये था आपका एडगर डेली के अनुसार, ठीक है। समझ में आया बच्चों। आगे चलते हैं, वो पढ़ते हैं संप्रेषण के प्रकार।
यानी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस। अब इसमें क्या क्या टाइप्स होता है आइए देखते हैं। तो संप्रेषण को हम दो मुख्य तरीकों से करते हैं। कैसे करते हैं? शाब्दिक संप्रेषण यानी वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, पहले शाब्दिक आता है, ठीक है। तो साप्ताहिक संप्रेषण के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें इसमें भाषा का प्रयोग होता है यानी लैंग्वेज का, ठीक है। या दो तरह के से होता है, कैसे कैसे, मौखिक हो गया, आपका लिखित हो गया, ठीक है। शाब्दिक मतलब आपका क्या होता है, शाब्दिक यानी वर्ड, शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब भाषा का उपयोग हो रहा है यानी यूज ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। दो तरीके का होता है। पहला आता है मौखिक संप्रेषण यानी ओरल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, जब कोई संदेश, जानकारी या विचार बोलकर भेजा है या बताया जाए। उदाहरण, आपका एग्जाम्पल क्या हुआ, भाषण हो गया, मीटिंग्स हो गई, रेडियो हो गया, टेलीफोन, बातचीत, सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस, कहानी कहानी आपका एक सामूहिक चर्चा, प्रश्नोत्तर, ये सारे आपके क्या हैं, प्रश्नोत्तर आदि, ये सारी चीजें आपकी क्या, मौखिक संप्रेषण यानी ओरल कम्युनिकेशन है बच्चों, समझे। तो जब कोई संदेश, जानकारी या विचार बोल कर भेजा जाए, क्या क्या बोल करके भेजा जाए, तो ये क्या है, ये मौखिक संप्रेषण है। शाब्दिक संप्रेषण, शाब्दिक क्यों, क्योंकि इसमें वर्ड का, लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। संकेत में बातें नहीं हो रही है, आपका वर्ड की बातें हो रही है, ठीक है। और मौखिक आपका इसलिए है क्योंकि ये बोल करके हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, लिखित संप्रेषण देखते हैं यानी रिटन कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, जब कोई जानकारी या संदेश शब्द या संकेत यानी सिंबल्स के द्वारा लिख कर भेजा जाए, अगर कोई चीज लिख करके भेजा जाए, जानकारी या संदेश, तो आपका क्या होता है, वो लिखित संप्रेषण होता है। उदाहरण जैसे आपका पत्र हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है, टेलीग्राम हो गया, समाचार पत्र, नोट्स, रिपोर्ट्स आदि, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी आपकी लिखित संप्रेषण है। खास बातें क्या है इसमें, यह ज्यादातर औपचारिक यानी फॉर्मल होता है। इसमें जानकारियों का प्रमाण यानी प्रूफ होता है, क्योंकि यह लिखा होता है, समझे। अगर आप किसी को कोई चीज बोल करके बताते हो तो उसका क्या चीज प्रूफ है, वो इंसान बाद में मुकर जाए, बाद में बोल दे कि हाँ नहीं हमको इन्होंने कुछ नहीं बोला था ऐसा, या तो आप उसकी रिकॉर्डिंग रखोगे तब आप बोल सकते हो कि आपने ऐसा बोला था, ठीक है। लेकिन लिखित में, आपके रिटर्न में आपके पास प्रूफ होता है, ठीक है, रिटर्न में आपके प्रूफ होता है आपके पास। आप चैलेंज कर सकते हो बाद में कि आपने ये लिख करके हमें दिया था। इसी के लिए सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सारे आपके लिखित होते हैं, समझे बताओ। तो लिखित संप्रेषण यह होता है, तो जब कोई जानकारी या संदेश या संकेत के द्वारा लिख कर भेजा जाए तो उसको आपका लिखित संप्रेषण बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अशाब्दिक संप्रेषण यानी नॉन वर्बल। अब इसमें शब्द ही नहीं है तो इसमें क्या होगा, इसमें भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। क्या होता, भाषा का इस्तेमाल ही नहीं होता, अशाब्दिक है, ठीक है। इसमें हम बिना बोले ही अपनी बात कह सकते हैं। यह चीज हाव भाव, संकेत, इशारा या भावनाओं से होता है, समझे। ये चीज किससे होता है, फीलिंग से होता है, ठीक है। आपके हाव भाव यानी इशारे से, संकेत से, इन सभी चीजों से आपका अशाब्दिक संप्रेषण होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, इसमें वाणी संप्रेषण यानी वोकली या पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन। इसमें हम अपनी भावनाओं को आवाज यानी ध्वनि के माध्यम से व्यक्त करते हैं, जैसे आवाज को ऊपर नीचे होना, ठीक है। अभी हम कोई चीज को, हम उसी चीज को अगर हम तेज बोल दें, ठीक है, आवाज तेज में, तो उसका मतलब दूसरा हो जाएगा। उस चीज को अगर हम धीरे बोले तो उसका मतलब दूसरा रहेगा, ठीक है। तो बोलने की गति या ऊपर नीचे, आवाज के ऊपर नीचे होने से इसका मतलब पता चलता है। या अकेले या छोटे छोटे समूह के आमने सामने रहकर हो सकता है। इसे ध्वनि संप्रेषण यानी साउंड कम्युनिकेशन भी कहते हैं, समझे। वाणी संप्रेषण समझ में आया। देखो बच्चों, वाणी संप्रेषण का एग्जाम्पल हम उदाहरण आपको बताते हैं, ठीक है। तो जैसे आवाजों का उतार चढ़ाव हो गया, ठीक है। उतार चढ़ाव जैसे कैसे, क्या, अगर मान लो मैं तेजी से, गुस्से, मतलब मैं तेज आवाज में बोल देता हूँ, ऊंची आवाज में, कि क्या तुमने यह किया, ठीक है। अगर मैं तेज बोलता हूँ इसको, तेज आवाज में, ऊंची पिच में, तो इसका क्या मतलब होता है, या तो मैं आश्चर्य हूँ, ठीक है, आश्चर्य हो करके मैंने बोला, या फिर मैं गुस्सा हूँ, ठीक है। इससे उसका हाव भाव पता चला। अगर मैं बोल रहा हूँ हाँ मैं ठीक हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, मैं बहुत धीमी गति में बोल रहा हूँ, क्या मैं ठीक तो हूँ लेकिन बहुत मैं धीमी गति में बोल रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उदास हूँ, ठीक है, मैं सैड हूँ, इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। तो बोलने की गति अगर होगा तेज गति से कि जल्दी आओ, बस पकड़ो, ठीक है, तो ये क्या है, उत्साह या डर आपका बोल हो रहा है। लेकिन अगर धीमी गति में मैं बोल रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझे, ऐसे मान लो बोलता हूँ, तो गहरी भावनाएं लगती है, जैसे लगता है कि दिल से आ रही है, ठीक है। धीमी गति में मैं तुमसे बहुत, अभी मैं बोल रहा हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आपका गुस्से में बोल रहे हो। आवाज का लहजा, मीठी आवाज होता है, जैसे आपने बोला चलो बेटा खाना खा लो, ये देखो ये क्या, ये आपका प्यार है, ठीक है। अभी आपने बोला खाना खा लो, तो ये आपका क्या होगा, ये कमांड हो गया, आप कमांड कर रहे हो। रूखी आवाज में अभी काम खत्म करो,
ये आपका अधिकार जताना हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी एग्जाम्पल उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते हैं आंखों की भाषा एवं मुख मुद्राएं, ठीक है, आई लैंग्वेज या फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। मतलब चेहरा देख करके समझना कि कौन क्या चीज फील कर रहा है, क्या कहना चाह रहा है, या आंखों की भाषा देखना। तो आंखों से, जब हम आंखों से किसी के मन की बात समझ सकते हैं, या चेहरे के हाव भाव या मुख मुद्राएं, जैसे दुख है, उदास है, खुश है, डर है, गुस्सा है, शोक है, जैसी भावनाओं को हम चेहरे के भाव से बताते हैं, ये आई कांटेक्ट से करते हैं, ठीक है। इसको या उन लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है जो बोल या सुन नहीं सकते हैं, ठीक है। जो लोग डेफ होते हैं, बोल सुन नहीं सकते हैं, उनके लिए आंखों की भाषा का मुख मुद्राएं ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है। तीसरा आता है स्पर्श संप्रेषण। ये क्या होता है? टच कम्युनिकेशन। अंधे लोग, ब्लाइंड लोग, ठीक है, तो जिनकी आंखें सही नहीं होती है, तो ठीक है, तो स्पर्श संप्रेषण में छूने से भी बातें समझ जाती है, जैसे हाथ मिलाना, हैंड शेक करना किसी से, गले मिलना, मीठा पीठ थपथपाना, ये सारी क्या चीजें है? आपकी स्पर्श संप्रेषण है। या दृष्टिहीन यानी ब्लाइंड बच्चों के लिए बहुत काम का होता है, ठीक है, संप्रेषण आपका स्पर्श वाला। तो 3 तरीके के हमने देखे हैं। आपका शाब्दिक में 2 तरीका और अशाब्दिक में हमने स्पर्श और स्पर्श वाला देखा, आंखों वाला देखा और वाणी वाला देखा, ठीक है। ये आपके 3 हो गए अशाब्दिक में। अब आते हैं हम संप्रेषण की प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। बच्चों समझ में आया कि नहीं आपको ये सारी चीजें? आइए आगे बढ़ते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया देखते हैं। तो संप्रेषण एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्या सामाजिक? यानी सोशल प्रक्रिया है। इसी के जरिए 2 लोग आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाते हैं और उनके रिश्ते, अब आदान प्रदान अगर कर पा रहे हैं तो उनके में बातचीत अगर हो रही है तभी ना उनके रिश्ते मजबूत बनते हैं, तो रिश्ते उनके मजबूत बन जाते हैं उससे। संप्रेषण की प्रक्रिया के मुख्य हिस्से, घटक, कंपोनेंट्स ये हैं। कौन कौन से? आपके सेंटर हो गया, यानी प्रेषक हमने पहले पढ़ चुका है, संदेश भेजने वाला प्रेषक कहलाता है। प्रेषक को जिस विषय पर बात करनी होती है उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। प्रेषक को, सेंडर को क्या होनी चाहिए? सेंडर को पहले पूरी जानकारी, जो बात उसको बोलनी है उसकी जानकारी उसको खुद होनी चाहिए। ऐसे कुछ भी नहीं बोल देना उसको, वरना लोग उसको कुछ नहीं समझेंगे, ठीक है। तो प्रेषक को जिस विषय में बात करनी है उसकी पूरी जानकारी उसको होनी चाहिए। उसे यह भी पता होना चाहिए कि उसके क्या लक्ष्य है, उसका एम क्या है इस बातों को कहने से, उसका लक्ष्य क्या, उन्हें पाने के लिए उसके पास क्या क्या साधन है, रिसोर्सेस है, और क्या क्या सुविधाएं हैं। कक्षा में शिक्षण कार्य करते समय प्रेषक यानी टीचर के लिए जरूरी बातें क्या क्या होती है? आपके उद्देश्य की जानकारी, यानी और नोइंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य है, बच्चों को कैसे समझाना है कि नहीं। बालकों का बौद्धिक स्तर, अब बच्चों का बौद्धिक स्तर क्या है, इंटेलेक्चुअल लेवल क्या है उसका, उसी हिसाब से वो समझाएगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको एकदम हार्ड तरीके से, एकदम डिफिकल्ट वर्ड्स हम आपको समझाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम उसी चीज को आसान भाषा में समझाएंगे तो आपका समझ में आएगा, क्योंकि वो आपका बौद्धिक स्तर है, ठीक है। स्वयं का व्यक्तित्व यानी ओन पर्सनालिटी, और विषय सामग्री का चयन यानी सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्टिव मैटर, ये सब आपके क्या थे? प्रेषक के, आपके टीचर के प्रेषक की जानकारी थी, महत्वपूर्ण जानकारी थी। पाठ योजना का निर्माण यानी लेसन प्लान बनाना, आप लोग खुद लेसन प्लान बनाते हैं जब आप लोग इंटर्नशिप करने जाते हैं। और कक्ष का वातावरण यानी क्लास इन्वायरमेंट, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्या था? प्रेषर का मुख्य कार्य थे, ठीक है। आते हैं आगे हम पढ़ते संदेश यानी मैसेज, दूसरा पार्ट होता है। वह बातें जिसे प्रेषक ग्राही को सीखने के लिए और उनके अनुभव, एक्सपीरियंस और ज्ञान से बताता है। क्या करता है? ज्ञान से बताता है। प्रेषक उसे शिक्षक के माध्यम से ग्राही तक पहुंचता। समझ में आया मैसेज क्या होता है? वही जो संदेश होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, उसी को संदेश कहते हैं। माध्यम क्या होता है? जिसके जरिए जा रहा है वो चीज। वे साधन जिसकी मदद से संदेश प्राप्त करने वाले तक पहुंच जाता है, ठीक है। सेंडर से रिसीवर तक जैसे पहुंचता है, तो बीच में जो चीज यूज होता है, जैसे पहले के जमाने में कबूतर का यूज होता था, ठीक है, कबूतर का यूज होता था, तो कबूतर आपकी क्या थी? मीडियम थी, ठीक है। तो वे साधन जिसके माध्यम से संदेश प्राप्त करने तक पहुंच जाता, संदेश प्राप्त करने वाले तक पहुंच जाता। उदाहरण हो गया रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, प्रोजेक्टर आदि, ये सारे आपके क्या माध्यम है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ग्राही कितना बचा है? वो काफी सारी क्लासेस अभी बची हुई है, आज की क्लास लंबी रहेगी, ठीक है। ग्राही पढ़ते हैं यानी रिसीवर, अचीवर जिसको भी बोलते हैं, वह व्यक्ति जो ज्ञान को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है और सीखता है। संप्रेषण की प्रक्रिया तब तक पूरी नहीं होती जब तक इसमें ग्राही ना हो, ठीक है, यानी रिसीवर ना हो। ग्राही को दूसरे नामों को भी से भी जानते हैं, जैसे प्राप्त करता, ग्रहण करता, ऋषि, ये सारे चीज नामों से इनको ग्राही को जानते हैं, यानी रिसीवर को, ठीक है। आप 5वां आता
प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक, ये सारी चीजें हमने आपको पहले अभी पढ़ा दी है, ये सारी फिर से लिखा हुआ। तो ग्राही को समय समय पर संप्रेषण की प्रक्रिया में जवाब यानी फीडबैक देना जरूरी होता है। इससे वह संदेश के प्रति जागरूक यानी अवेयर रहता है। फीडबैक से ग्राही को भी नया जोश यानी इंथुजियाज्म बढ़ जाता है। ठीक है, प्रतिपुष्टि से क्या होता है, जो सेंडर होता है उसको पता चल जाता है कि हमारा संदेश जो है वो रिसीवर तक पहुंच गया है और रिसीवर ने समझ गया है उससे, तभी ना वो कम्युनिकेशन होगी आपस में। ठीक है, संप्रेषण की 3 मुख्य घटक हैं, कौन कौन से, सेंडर, मैसेज और रिसीवर, और एक आप अगर और भी मुख्य, तो ये 3 हो गए। आगे आपका हो गया मीडियम हो गया, ठीक है, जिससे आपको जाना है, ये आपका मीडियम भी हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आइए अब आगे चलते हैं। अगर समझ में आ गया है तो हम लोग पढ़ते हैं शैक्षणिक संप्रेषण यानी एजुकेशनल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो स्कूलों में जो संप्रेषण होता है यानी कम्युनिकेशन होता है उसे शैक्षणिक संप्रेषण यानी एजुकेशनल कम्युनिकेशन कहते हैं। स्कूलों में जो संप्रेषण होता है, ठीक है, यह 2 प्रकार का होता है। कौन का, व्यक्तिगत व्यक्तित्व और सामूहिक यानी इंडिविजुअल, ये आपस में एक एक लोग के साथ 1 by 1 हो कम्युनिकेशन और बातचीत हो, और सामूहिक यानी ग्रुप में हो। ठीक है, व्यक्तित्व संप्रेषण वही है, इंडिविजुअल कम्युनिकेशन। तो जब अध्यापक हर छात्र को अकेले यानी व्यक्तिगत रूप में इंडिविजुअल पढ़ाते हैं, अलग अलग एक एक करके पढ़ाते हैं, तो इसे ही व्यक्तित्व संप्रेषण कहते हैं। इसमें शिक्षक हर बच्चे को अलग अलग शिक्षा देता है उसकी जरूरत के हिसाब से। समझ में आया? व्यक्तिगत संप्रेषण के गुण क्या होते हैं, इसमें बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा, हर बच्चे को समझ में आएगा, लेकिन टाइम टेकिंग, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा इसमें अगर एक एक करके हर बच्चे को समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें शिक्षा का मुख्य ध्यान बच्चे पर होता है। समझे, मुख्य ध्यान किस पे होता है, बच्चे पे होता है, हर बच्चे को। इसलिए यह बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड इसको बोला जाता है, और मनोवैज्ञानिक विधि है यानी साइकोलॉजिकल विधि है। ठीक है, यह धीमे सीखने वाली, समझे, धीरे धीरे चलती है, और बहुत तेज सीखने वाले दोनों तरह के छात्रों के लिए अच्छी होती है। ठीक है, इससे छात्र ज्यादा प्रभावित होते हैं और जल्दी सीखते हैं, क्योंकि टीचर उन्हीं पर ध्यान दे पाता है। समझ में आया? व्यक्तिगत संप्रेषण। अब इसके दोष देख लेते हैं कि इसके डिमेरिट्स क्या हैं। तो यह बहुत खर्चीली, एक्सपेंसिव विधि है, क्योंकि एक टीचर को कम बच्चों पर ध्यान देना पड़ता है। समझे, एक एक करके बच्चों पर ध्यान देगा तो टाइम भी खर्चा होगा और बहुत खर्चीली भी हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से बच्चे में आपस में प्रेशर यानी इंस्पिरेशन, प्रोत्साहन यानी इंकरेजमेंट, और मुकाबला यानी कंपटीशन जैसे भाव का विकास नहीं होता। अब जैसे एक एक करके अगर बच्चों को पढ़ाओगे अकेले अकेले, तो बच्चे कंपीट कैसे करेंगे, कंपटीशन कैसे होगा? ठीक है, तो इसमें ये सारी चीजों में उसको लैक हो जाता है, डिसएडवांटेज होता है, दोष है यह सभी बच्चों के लिए सबसे अच्छी विधि नहीं होती, सब हर बच्चों के लिए अच्छी विधि नहीं होती है। या बच्चे के सोचने के तरीके को भी छोटा कर देता है, सामने संकुचित कर देता है। अगर आप एक नैरो कर देता है, ठीक है, बन सकती है, क्योंकि वह दूसरों से ज्यादा नहीं मिलता। अब बाकी लोगों से मिलना नहीं, उसको 1 to 1 उसको केवल सीख रहा है, तो बाहर की दुनिया उसको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, तो उसकी सोच जो हो गई इतनी ही 4 दीवारी में हो गई, संकुचित हो गई। ठीक है, समझ में आया बच्चों? सामूहिक संप्रेषण में यानी कलेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है, सामूहिक संप्रेषण का मतलब है जब टीचर एक साथ कई बच्चों को पढ़ाता है, जैसे क्लास में। इसे कक्षा शिक्षा यानी क्लासरूम एजुकेशन भी कहते हैं। समझ में आया? स्कूल में एक जैसी समझ वाले छात्रों के छोटे छोटे समूह बनाए जाते हैं। शिक्षक इन कक्षाओं में जाकर सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा देता है। सभी बच्चे टीचर के साथ एक साथ बातें करते हैं और सीखते हैं। समझ में आया ये पॉइंट? समझ में आया ना? कलेक्टिव वाला क्या होता है, सामूहिक संप्रेषण। ठीक है बच्चों, अब आइए हम लोग देखते हैं कि सामूहिक संप्रेषण के गुण क्या होते हैं, यानी क्या क्या फायदेमंद होते हैं इसके, मेरिट्स ऑफ कलेक्टिव कम्युनिकेशन। तो यह तरीके में बच्चा कई दूसरे बच्चों से संपर्क में आता है। ठीक है, आपस में संपर्क में आता है दूसरे बच्चों से, जिससे वो अच्छी गुण सीखता है। उसकी सोच जो होती है वो संकुचित नहीं हो पाती है, वो बाकी ब्रॉड थिंकिंग करने लगता है। ठीक है, यह बच्चों में नेतृत्व की गुण यानी लीडरशिप क्वालिटीज को विकसित करता है, क्योंकि वे समूह में काम करना सीखते हैं। ठीक है, यह एक आसान यानी सरल और बहुत काम की व्यवहारिक विधि है, क्योंकि एक टीचर बहुत सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता है। समझे, ये एक टीचर कई सारे बच्चों को एक साथ पढ़ा सकता है। इस विधि से में बच्चों के तर्क शक्ति यानी रीजनिंग पावर, कल्पना यानी इमेजिनेशन और सोचने की शक्ति का विकास होता है। समझ में आया बच्चों? सामूहिक संप्रेषण के गुण समझ में आए कि नहीं? आइए दोस्त भी देख लेते हैं। तो दोस्त क्या है, इसमें बच्चों की रुचियां यानी इंटरेस्ट, जरूरतों पर अलग से ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि टीचर को पूरे ग्रुप को पढ़ाना है। ठीक है, टीचर एक साथ पढ़ाता है, तो ये जो आपका ये
रुचियां आपकी जरूरत एक एक करके सभी की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता इसमें। यह कक्षा केंद्रित विधि होती है, यानी क्लासरूम सेंटर्ड विधि, जबकि शिक्षा को बच्चे के हिसाब से होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। ठीक है, इस विधि में टीचर और बच्चों के बीच व्यक्तिगत संबंध यानी पर्सनल कम्युनिकेशन कम बन पाते हैं, और बच्चे टीचर से अकेले बात नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि जो टीचर है तो सबको कलेक्टिव एक साथ सबको पढ़ा रहा है। ठीक है, तो एक साथ बातें हो रही हैं, अलग अलग रिलेशनशिप नहीं बन रहा है उनके बीच में। इस विधि में बच्चों का विकास रुकने की संभावना होती है, क्योंकि सब पर एक जैसा ध्यान नहीं दे पाता। ठीक है, समझ में आया आपके सामूहिक संप्रेषण के दोस्त? आइए बच्चों, अब आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं संप्रेषण के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। चलो बच्चों पढ़ते हैं संप्रेषण के कार्य यानी फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो संप्रेषण के कई काम होते हैं, कौन कौन से? संप्रेषण के द्वारा मैसेजेस यानी इंफॉर्मेशन और जानकारी को फैलाया जाता है ये सारी चीजों को, या अलग अलग लोगों में एक दूसरे के प्रति विश्वास यानी ट्रस्ट बनाए रखता है। ठीक है, दोनों आपस में बातचीत होगी तभी ना ट्रस्ट होगा, रिलेशनशिप अच्छा होगा, है कि नहीं? अब आपकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड में बातचीत ही ना हो तो क्या होगा? है संप्रेषण अलग अलग लोगों से तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। ठीक है, तालमेल बनाए रखा जाता है। ठीक है, जैसे हस्बैंड और वाइफ में, है कि नहीं? तो रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी आपका होता है। ठीक है, संप्रेषण के जरिए बड़ी बड़ी परेशानियां यानी प्रॉब्लम सुलझाई जा सकती है। ठीक है, अगर आप बात ही नहीं करेंगे, कम्युनिकेशन ही नहीं करेंगे, तो आपकी प्रॉब्लम परेशानियों को सुलझाया नहीं जा सकता। वो आपके मन में अलग ही अलग विचार उसमें आने लगेंगे और आप सारे रिश्ते आपके खराब हो जाएंगे आपके कम्युनिकेशन ना करने के। फिर आगे चलते हैं, संप्रेषण एक गद्यात्मक यानी डायनेमिक, उद्देश्यपूर्ण यानी पर्पसफुल, दो तरफा यानी दो बाइपोलर प्रक्रिया है, जिसमें जानकारी और विचारों को भेजना और प्राप्त करना लिखकर, बोलकर या इशारों के माध्यम से होता है। समझ में आया ये सारी चीजें? इस संप्रेषण के कार्य क्या होते हैं, समझ में आया कि नहीं? चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं संप्रेषण को प्रभावित करने वाले कारक। कारक मतलब फैक्टर्स होता है, यानी कौन सी चीजें संप्रेषण को प्रभावित कर सकती हैं, यानी कम्युनिकेशन संप्रेषण को खत्म कर सकते हैं या फिर उसको और अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, प्रभावित करना मतलब या तो उसको उसको सही करना या तो उसको खराब कर देना, जिससे प्रभावित हो। तो कुछ चीजें संप्रेषण को मुश्किल बना सकती है, कौन कौन सी? प्रेषक और ग्राही के बीच विश्वास का अभाव यानी लैक ऑफ ट्रस्ट। अगर विश्वास ही नहीं है सेंडर और रिसीवर में, ठीक है बच्चों, तो प्रेषक और ग्राही के बीच में विश्वास का अभाव होना चाहिए, यानी अभाव अगर कमी है यानी लैक ऑफ ट्रस्ट है, तो उसके बीच में कम्युनिकेशन ये नहीं होता। तो अगर एक दूसरे पर भरोसा ना हो तो बातें अच्छी नहीं हो पाती। ठीक है, दूसरा आता है, फिर क्या होगा? फिर व्हाट्सएप पे स्टेटस ही लगाते रह जाओगे। ठीक है, दूसरा क्या होता है? भाषाओं का सही ज्ञान ना होना। ठीक है, अगर आपके पास भाषा यानी लैंग्वेज का ज्ञान ही नहीं है सही से, तो आपकी कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण आपका पॉसिबल नहीं है, वो नहीं पाएगा। ठीक है, तो लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, यानी अगर भाषा को सही ज्ञान ना हो या एक ही शब्द को कई मतलब हो तो संदेश समझने में गलतफहमी होती है, यानी भ्रांतियां होती है। ठीक है बच्चों, तीसरा आता है माध्यम का ना होना, यानी लैक ऑफ मीडिया, माध्यम ही नहीं है जिससे संदेश आपका एक दूसरे से जा सकते हैं। ठीक, जहां से अगर संदेश भेजने वाला कोई तरीका ही ना हो, जैसे फोन खराब हो गया तो वो क्या है? संप्रेषण में रुकावट हो गया, यानी बाधा हो गई। ठीक है, जैसे बारिश हो गई, पता चला BSNL का नेटवर्क ही खत्म हो गया है, डूब गया, टावर ही डूब गया, तो आपका माध्यम ही खत्म हो जाएगा। है कबूतर से आप लेटर भिजवाए हो और पता चला कबूतर को किसी ने मार दिया, उसका शिकार कर लिया। ठीक है, तो वो क्या होगा? आपका माध्यम ही चला गया। वातावरण आती इन्वायरमेंट, यानी आसपास का माहौल, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो, बारिश हो या शोरगुल, इस संप्रेषण को प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज आपके वातावरण प्रभावित करते हैं। योग्यता की कमी यानी लैक ऑफ एबिलिटी, अब योग्यता ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति अपनी बात सही से नहीं समझा पाता है तो दूसरे की बात नहीं समझ पाता तो संप्रेषण में दिक्कत आती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अपनी बातों को सही से समझा नहीं सकता या उसको किसी की बात समझ में नहीं आ सकती तो वो उसमें संप्रेषण में दिक्कत आ सकती है। ठीक है बच्चों, ये आपकी क्या थी? लैक ऑफ एबिलिटी। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या हो गए आपके? ट्रस्ट यानी विश्वास अगर नहीं होता है, या फिर नॉलेज ही नहीं उसको, या माध्यम ही गायब हो गया आपका, या वातावरण आपका, या फिर योग्यता की कमी। ठीक है, तो ये आपके कारक हो गए। अब बढ़ते हैं आगे, हम लोग पढ़ते हैं संप्रेषण पढ़ते हैं प्रभावित संप्रेषण की विधियां। कौन कौन सी विधियां होती हैं जो इफेक्टिव होती हैं कम्युनिकेशन की? ठीक है, तो विधियां देखते हैं। हम अपनी बातें अच्छे से कहना सीखना चाहिए, हमें अपनी बातें को अच्छे से कहना सीखना चाहिए। पेन उठाते पहले संप्रेषण को अच्छा बनाने के लिए कुछ तरीके ये हैं। कौन कौन से? संप्रेषण को परंपरागत विधि यानी ट्रेडिशनल मेथड ऑफ, परंपरागत यानी जो पहले से चली आती वाली विधि है। ठीक है,
परंपराओं वाली। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, यह क्या होता है? यह पुराने समय से चली आ रही विधि है। इसमें लोक परंपराएं यानी फॉल्क ट्रेडिशन बहुत अहम होती हैं, लोक जो होती है, ठीक है। आज भी एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को अपने सामाजिक सांस्कृतिक अनुभव, कहानियां, लोक गाथा, लोक नृत्य, कठपुतलियों का खेल, नृत्य जैसे तरीकों से बताती हैं। समझे, ये सारे तरीकों से एक दूसरे को अपनी बताती हैं। परंपरागत वाला आपका कम्युनिकेशन है, ठीक है, समझ में आया। आगे दूसरा आता है संप्रेषण की आधुनिक विधि यानी मॉडर्न वाला, मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है? आजकल संदेश दूर बैठे व्यक्ति तक भी आसानी से पहुंच सकता है। व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया, सारी चीजें दूर बैठे बैठे लोगों को आसानी से पहुंच सकती है। इससे जन संसार या मतलब कि बहुत लोगों में अपनी इंफॉर्मेशन, अपना भाषा को पहुंचाना, ठीक है, अपने सोच को, मास कम्युनिकेशन को सफल बनाया। इसमें समाचार पत्र, लिखित माध्यम, रेडियो, श्रव्य माध्यम, ठीक है, टेलीविजन, आपका दृश्य माध्यम बहुत महत्व है। इसमें ये सारी चीजें बहुत महत्व है। जॉन गुटेनबर्ग ने सन 1450 में मुद्रण कला यानी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया, जिससे किताब छपना आसान हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गई? ये आपका आधुनिक विधि हो गई, ठीक है। तीसरा आता है संप्रेषक की प्रौद्योगिक संदर्भ विधि यानी आपकी टेक्नोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है? आज के समय में संदेश भेजना और भी आसान हो गया है, ठीक, और आसान हो गया। नई नई तकनीकी टेक्नोलॉजीज इतनी अच्छी है कि हम दूर बैठे व्यक्ति तक संदेश तुरंत भेज सकते हैं। सेकंडों नहीं लगता, आपका संदेश एक जहां से जन संचार माने मास कम्युनिकेशन में हो जाता है, ठीक है। अब हम आवाज, ध्वनि, चित्र, शब्द के द्वारा तुरंत संदेश भेज सकते हैं, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, ये सब क्या आपके प्रौद्योगिक संदर्भ विधि है, ठीक है, संप्रेषण के, ठीक है बच्चों। तो ये था आज की क्लास। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी, चार्ज में लगा। आइए हम देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है आज? हमने पढ़ा संप्रेषण के बारे में, पूरा टॉपिक हमने संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन के बारे में हमने पढ़ लिया, ठीक है। संप्रेषण क्या होता है, संप्रेषण की प्रक्रिया, परिभाषाएं मुख्य लोगों की, ठीक है। एंडरसन ने क्या कहा था, न्यूमैन समर ने क्या कहा था, एडगर डेले ने क्या कहा था। संप्रेषण के टाइप्स हमने देखा, शाब्दिक और अशाब्दिक। शाब्दिक में हम देखा मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण। अशाब्दिक में हमने क्या देखा, वाणी संप्रेषण यानी बोल से लोगों को आवाज ऊंची कर दिया, नीची कर दिया, ठीक है, उदास वगैरह। आंखों की भाषाओं वाला होता है। तीसरा आता है आपका टच वाला यानी स्पर्श संप्रेषण, ठीक है, छूने से, जैसे थपथपाना हो गया, गले लगाना हो गया, हैंड शेक हो गया, हाथ मिलाना। संप्रेषण की प्रक्रिया हमने पढ़ी यानी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है? सेंडर होता है, रिसीवर होता है, मीडियम होता है, ठीक है, साधन ग्रहणी होता है, फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि होता है, जिससे पता चलता है कि संदेश पहुंच गया आपका। तीन मुख्य घटक कौन कौन से आते हैं? प्रेषक, संदेश और ग्राही, ठीक है। शैक्षिक संप्रेषण हमने देखा, जो स्कूलों में होते हैं वो आपका शैक्षिक हो गया। इसमें व्यक्तिगत संप्रेषण होता है और ग्रुप वाला होता है, ठीक है। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स हमने देखे यानी फायदे और नुकसान हमने देखा। सामूहिक वाला, सामूहिक संप्रेषण के गुण और दोष हमने पढ़ लिया। संप्रेषण के कार्य हमने देखे, क्या क्या होता है। संप्रेषण के द्वारा संदेश को और जानकारी फैलाया जाता है या अलग अलग लोगों में एक दूसरों के प्रति विश्वास यानी ट्रस्ट बनाए सकता है। संप्रेषण अलग अलग लोगों में तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन बनाए रखता है। संप्रेषण के जरिए बड़ी बड़ी परेशानियां सुलझाई जा सकती हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि कौन कौन से कारक होते हैं जो इफेक्ट करते हैं, संप्रेषण को प्रभावित करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि संप्रेषण की विधि, प्रभावी विधि, जिसमें हमने देखा ट्रेडिशनल मेथड, फिर हमने देखा आधुनिक, और तीसरा हमने देखा प्रौद्योगिक संदर्भ विधि, ठीक है। आइए बच्चों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोगों को। चलिए हम एक बार शॉर्ट नोट डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं क्या हमने पढ़ा। पेन उठाते हैं हम। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन क्या होता है? विचारों, सूचनाओं का आदान प्रदान, मौखिक, लिखित और सांकेतिक, ये तीन तरीके से हो सकता है। लैटिन भाषा को शब्द से आया, कम्यून शब्द से। प्रक्रिया यानी प्रेषक संदेश भेजता, माध्यम के वजह से ग्राही रिसीव करता है और उसको फीडबैक देता है यानी प्रतिपुष्टि करता है, तो सीधे ये संदेश प्रेषक के बाद फिर से चला जाता है। परिभाषा एंडरसन गद्यात्मक प्रक्रिया, न्यूमैन ने क्या बोलता है? विचार, तथ्यों, भावनाओं का आदान प्रदान, एंडेगर ने क्या बोलता है? विचार विनिमय, ठीक है। संप्रेषण के प्रकार हमने देखे, शाब्दिक संप्रेषण यानी वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें मौखिक आता भाषण, बातचीत, रेडियो। लिखित आता लिखकर, पत्र, समाचार पत्र, नोट्स, ठीक है। अशाब्दिक में आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें क्या था? वाणी संप्रेषण, आवाज, आंखों का और स्पर्श यानी टच करके। संप्रेषण के क्षेत्र एवं प्रकृति हमने देखा। अनंत क्रिया है, विकासात्मक क्रिया है। भाषा संप्रेषण का माध्यम है, मनुष्य को समायोजन की योग्य बनाता है, ठीक है। फिर हमने पढ़ा संप्रेषण की आवश्यकता एवं महत्व, जिसमें ज्ञान प्रदान करना, व्यवहार और मनोवृत्तियों में परिवर्तन, मानसिक सर्वांगीण विकास,
भविष्य के लिए तैयारी, सृजनात्मक यानी क्रिएटिव थिंकिंग का विकास। ठीक है, शैक्षिक संप्रेषण हमने देखा एजुकेशनल कम्युनिकेशन में क्या होता है, अध्यापक द्वारा प्रत्येक बच्चों को व्यक्तिगत रूप से दिया जाता है, व्यक्तित्व हो गया। गुण क्या होता है, बाल केंद्रित होता है, मंद मुख और प्रखर बुद्धि के लिए उपयोगी होता है और जल्दी सीखता है इंसान। दोष क्या होता है, खर्चीला होता है, प्रेरणा प्रोत्साहन का अभाव होता है यानी कमी होती है, और दृष्टिकोण संकुचित यानी नैरो हो जाती है थिंकिंग। सामूहिक संप्रेषण में कक्षा में सभी छात्रों को एक साथ शिक्षा दी जाती है। गुण क्या होते हैं, सामाजिक गुण विकास यानी सोशल स्किल्स डेवलप होती है, नेतृत्व गुण विकास यानी लीडरशिप आता है, सरल व्यवहारिक तर्क शक्ति विकास होता है। ठीक है, दोष क्या होते हैं, व्यक्तित्व रुचियों पर ध्यान नहीं होता है, कक्षा केंद्रित होती है, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं होता है, व्यक्तिगत संपर्क कम होता है। ठीक है, व्यक्तिगत रिलेशनशिप कम बनता है इसमें। संप्रेषक को प्रभावित करने वाली कारक क्या होते हैं, विश्वास का अभाव ना हो, भाषा का ज्ञान ना हो, माध्यम का ना होना, वातावरण योग्यता की कमी, ये सारे क्या है प्रभावित करने वाले कारण है। फिर हमने पढ़ा प्रभावी संप्रेषक की विधियां कौन कौन सी होती है, परंपरागत जो लोक परंपरा होती है जैसे कठपुतली हो गया, लोक नृत्य हो गया, ठीक है, नृत्य हो गया, लोक कथा हो गया, ये सब आपके क्या है, ये परंपरागत वाले हैं। आधुनिक जनसंचार में समाचार हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया। गुटेनबर्ग ने 1450 में मुद्रित कला का आविष्कार किया। ठीक है, तीसरा आता है प्रौद्योगिकी संदर्भ यानी नवीन तकनीकें जैसे ध्वनि, चित्र और शब्द यानी मल्टीमीडिया वाला जमाना है। ठीक है, जिसमें हम लोग टेक्स्ट, ऑडियो सारी चीजें भेज सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह से। ठीक है, समझ में आया प्रभावी ये चीज। कल हम पढ़ेंगे थ्योरीज ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के सिद्धांत। आशा करता हूँ बच्चों आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स लेने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल DLED_ पाठशाला को ज्वाइन कर लें और हमारा इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर लें। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।